सांस हमारे जीवन का आधार है। हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये प्रोसेस इतना सीमलेस है कि हमें कभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हमारी सांस लेने की क्षमता पर असर पड़ता है तब हमको समझ में आता है कि ये प्रोसेस कितना अनमोल है। जैसा कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या का समाधान अक्सर सबसे सरल होता है। हमारे लंग का स्ट्रक्चर भी एक ऐसी अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है जो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफिशिएंट है। एक बार हिपोक्रेट्स ने अपने समय में कहा था कि स्वास्थ्य का मूलभूत आधार जो वो है सांस है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रोसेस को जो हमारे सांस के लेने के इंपॉर्टेंट प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है, और वो कंडीशन है लंग का बुल्ला, जो हमारे एक अद्भुत परफेक्ट डिजाइन के सिस्टम को नॉर्मल से भटका सकता है। तो आज हम साइंस के तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लंग का बुल्ला जो है वो कैसे इस चीज को भटका सकता है और कैसे हम इस चैलेंज से लड़ सकते हैं। तो इसमें हम पूरा कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर जानने की क्या चीज होती है और कैसे होता है, कैसे हम इसका इलाज करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुखराम बिश्नोई है और मैं मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल के अंदर थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट के अंदर कंसल्टेंट हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लंग का बुल्ला, ये शब्द आपने बार बार बहुत जगह सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करूं तो ये एक एयर फील्ड स्पेस होता है जो नॉर्मल लंग के अंदर नॉर्मल लंग से अलग कटके बनता है। तो ये साइज के अंदर 1 सेंटीमीटर से लेके और बहुत बड़ा भी हो सकता है। असल में बोला जाए तो ये एक टिश्यू के अंदर एक एयर बबल बन जाता है या एयर की एक पॉकेट बन जाती है, और इस पॉकेट की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। बुल्ला अक्सर हमारे लंग के ऊपर वाले पार्ट के अंदर होता है, स्पेशली राइट या लेफ्ट लोब के अपाइकल जोन के अंदर। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बुल्ला कहीं पे भी हो सकता है। ये लोअर लोब में हो सकता है, मिडिल लोब के अंदर हो सकता है, ये नंबर में 1 हो सकता है, ये नंबर में बहुत सारा हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, ये 1 से 2 सेंटीमीटर से लेके 10, 15 या 20 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो सकता है। तो ये एक्चुअली साइज जो है वो जरूरी नहीं है कि उसके हमारे ट्रीटमेंट में कंट्रीब्यूट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट साइज के बुल्लाज हमारे लंग के अंदर हो सकते हैं कि एक बुल्ला छोटा है, एक बुल्ला बड़ा है, मतलब बुल्लों की पूरी फैमिली भी हो सकती है। एक्चुअल में बुल्ला हमें क्या सिखाता है? बुल्ला हमें ये सिखाता है कि जो बबल हमारे लंग के अंदर एक स्मूथ प्रोसेस के बीच में डेवलप हो गए हैं, तो नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हमारे ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं। अब ये बुल्ला इनविजिबल है, लेकिन ये सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक वैसे ही है जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अंदर बोल के नहीं आती है, ये चलते चलते आ जाती है। अब इस गलती को या ये जो भी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को अगर आज हम इसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि हमें आगे फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम आए। अब नॉर्मली हमारा लंग एक अमेजिंग सिस्टम है कि 1 मिनट के अंदर 6 लीटर के आसपास के एयर को प्रोसेस करता है, लेकिन ये एक छोटा सा बुल्ला इस पूरे लंग को फेल कर सकता है। वो कैसे करेगा ये हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक छोटी प्रॉब्लम इसको कैसे लंग को फेल कर सकती है, और इसका जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना ही इसका सॉल्यूशन अच्छा होगा और बेटर सॉल्यूशन होगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि लंग में बुल्ला बनने के कारण क्या हो सकते हैं। अब लंग के अंदर बुल्ला बनने का सबसे कॉमन कारण जो है आज की डेट में वो है स्मोकिंग। अब वो स्मोकिंग पैसिव है या एक्टिव है, या आप पी रहे हो या आपका दोस्त आपको पिला रहा है, किसी भी फॉर्मेट के अंदर धुआं जो आपके फेफड़े के अंदर जाता है वो आपको ये बुल्ला बनाने में हेल्प कर सकता है। दूसरा कारण हो सकता है पोल्यूशन। ना चाहते हुए भी फेफड़े का वो हिस्सा जो कमजोर हो गया और कमजोर होने की वजह से बुल्ला बन गया, वो पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होता है, जो बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग की वजह से हो सकता है या ऑक्यूपेशनल हो सकता है, किसी कारणवश हो सकता है। उन लोगों के अंदर बुल्ला बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी नाम का एक एंजाइम होता है जो एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी उन लोगों के अंदर बुल्ला बनने की
ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। एज भी फैक्टर हो सकता है, जितनी ज़्यादा एज है, चाहे आपने स्मोकिंग करी या नहीं करी, लेकिन फिर भी हो सकता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनली वो लोग जो माइनिंग में काम करते हैं या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों के अंदर भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा और कारण ये हो सकता है कि जिन लोगों को बार बार लंग का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कोविड का इन्फेक्शन हुआ, आजकल ट्रॉमा जो हो रहे हैं उनकी वजह से भी निमोटोसिल बन जाते हैं, वो भी बुल्ला की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है हो सकती है या ये रिस्क फैक्टर है, तो एक्चुअल में बुल्ला हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हम इसको कैसे जाने कि हमें ये बुल्ला का प्रॉब्लम होता है। तो बुल्ला को पहचानने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने छोटे बुल्ला होते हैं वो शायद कोई लक्षण प्रोड्यूस ना करे, बिना लक्षण के ही ये हमें रूटीन एक्सरे या सीटी स्कैन आप किसी और चीज के लिए कराने गए हो और वहां पे ये दिख सकते हैं। अब अगर लक्षण पैदा होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं कि नॉर्मल जैसे सांस की बीमारी होती है वैसे लक्षण हो सकते हैं कि सांस लेने के अंदर दिक्कत आ रही है, या सांस ले रहे हो तो आपको सांस छोटा पड़ रहा है, या सांस लेते वक्त आपको दर्द हो रहा है, या क्रॉनिक कॉफ हो रहा है, बार बार खांसी आ रही है, या छाती में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या फिर उसकी वजह से आपको जल्दी फटीग आ रही है। ये एक नॉर्मल बुल्ला की वजह से हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये बुल्ला कॉम्प्लिकेट हो जाता है। होता है क्या है कि बुल्ला फट गया और फटने की वजह से बाकी बचाव फेफड़ा जो है वो पिचक गया या कोलैप्स हो गया, जिस सिचुएशन को हम निमोथोरेक्स कहते हैं। और ये निमोथोरेक्स एक लाइफ इमरजेंसी हो सकती है, जिसके अंदर आपको सडनली सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पैनिक अटैक आ गए हो। और कभी कभी ये इतना भयानक होता है कि टेंशन निमोथोरेक्स हो जाता है, जहां पे ये हार्ट को कंप्रेस कर देता है और एक लाइफ सेविंग सिचुएशन बन जाती है, लाइफ इमरजेंसी बन जाती है, जिसको हमें लगता है कि इसका जल्दी से इलाज हो तो आप अपनी लाइफ को बचा सकते हो। अब ये जितने भी लक्षणों की हमने बात की है, अक्सर इनमें से बहुत सारे लक्षण जो है हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि हमको लगता है कि गैस की प्रॉब्लम है, किसी ने गैस की वो दे दिया है, इंजेक्शन दे दिया या टेबलेट दे दिया और उसकी वजह से हम ठीक हो गए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या सीओपीडी के पेशेंट है या ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, तो अगर आपको ये लक्षण बार बार आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कराइएगा। एक्सरे या सिटी स्कैन पे हो सकता है कि आप इसका जल्दी डिटेक्ट कर पाओ और हम इसका टाइम पे इलाज कर पाए। अब हम बात करते हैं कि बुल्ला के लिए जांच क्या करनी होती है, किससे हमें पता चलेगा। ये एक्सरे में पता चल सकता है, सिटी स्कैन के अंदर पता चल सकता है, या फिर हम जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं कभी कभी वो एब्नॉर्मल होते हैं तो उसमें पता चल सकता है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सिटी स्कैन। वो हमको क्या दिखाती है, वो ये दिखाती है ओवरऑल सारी पिक्चर जो है, वो होलिस्टिक पिक्चर हमें सिटी स्कैन अंदर पता चलती है, जिसमें कि बुल्ला कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, कितने नंबर्स के अंदर है, कौन सी साइड में है, कौन सा लोब के अंदर है, और इसके अलावा लंग की अंडरलाइन कंडीशन कैसी है, क्योंकि यही सारी चीजें हमें ट्रीटमेंट प्लान करने के अंदर हेल्प करती है। अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यूजुअली इसका ट्रीटमेंट 4-5 चीजों पे डिपेंड करता है। ओवरऑल मरीज की कंडीशन कैसी है, बुल्ला का साइज कितना है, कितने नंबर के बुल्लाज है, और उसके आसपास का जो लंग है वो कैसा लंग है। अगर लंग हेल्दी है या अनहेल्दी है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ये है कि क्या ये इमरजेंसी सिचुएशन में आया है या फिर इलेक्टिव सिचुएशन के अंदर आए हो। अगर आप इलेक्टिव सिचुएशन में हो कि आप गए किसी प्रॉब्लम की वजह से एक्सरे या सिटी स्कैन कराया और उसके अंदर आपको बुल्ला मिला जो कि सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है कि जैसे चेस्ट पेन हो रहा है आपको, या सांस फूल रही है, या इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो आपने सिटी स्कैन कराया और आपको पता चला कि ये चीज है, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर जो है वो हटाइएगा। जैसे आप स्मोकिंग करते हो तो उसको हटाइएगा, ब्रोंकोडायलेटर हेल्प कर सकते हैं, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक जो है इसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन ये सारे मेजर्स हमारे लिए टेम्परेरी है। अब हम बात करते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि इस बुल्ला को हमें जड़ से खत्म करना है। और वो जड़ से कैसे खत्म हो सकता है, वो आजकल ये जो दूरबीन की सर्जरी आती है जिसको हम वैट सर्जरी कहते हैं, वो वैट सर्जरी जो दूरबीन छाती के अंदर डाला जाता है और जिससे ये बुल्ला निकाला जा सकता है, उसको हम बुल्लेक्टमी कहते हैं। बुल्लेक्टमी का मतलब ये हुआ कि जो पार्ट वहां पे फूला हुआ है या जो एयर का पॉकेट बन गया है उसको हेल्दी फेफड़े के साथ स्टेपलर से काट के अलग किया जाता है, और उससे हमें ये होगा कि वो बुल्ला जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो सकता है। अब इसके अंदर अगर बहुत सारे छोटे छोटे बुल्लाज हैं या
एक बहुत बड़ा बुल्ला है। अगर बहुत सारे छोटे छोटे बुल्लाज हैं तो इनको एपीसी से चलाया जा सकता है, या इसके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड हो सकते हैं, जो मेथड हमें कंप्लीटली क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। अब ये बुल्ला अगर बड़ा है तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि ये लंग को कंप्रेस कर देता है। आसपास का जो लंग होता है, जो नॉर्मल हमारे रेस्पिरेशन के अंदर या सांस लेने में मदद करता है, उसको ये कंप्रेस कर देता है, जो आसपास के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये नॉर्मल फेफड़े जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो ये निकालने से हमें प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। अब दूसरी सिचुएशन आती है जहां इमरजेंसी क्या हो सकती है कि बुल्ला फट गया है, फटने की वजह से न्यूमोथोरेक्स आ गया है। इस न्यूमोथोरेक्स इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले हमें एक चेस्ट ट्यूब डालनी है और उस एयर को बाहर निकालना है। उसके बाद हमें थोरेसिक सर्जन के पास जाना है, जहां पे वो थोरेसिक सर्जन ये डिसाइड करेगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उसका सॉल्यूशन बुलेक्टोमी होगा, या जो बुल्ला लीक कर रहा है उस बुल्ला को काट के हमें उसकी सर्जरी करनी होगी। लेकिन इस न्यूमोथोरेक्स को हमें अगर दोबारा फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए तो हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें ये करना है कि इस फेफड़े को जो बुल्ला निकालने के बाद बचा हुआ है उसको छाती से 360 डिग्री चिपकाना है। 360 डिग्री चिपकाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरोडेसिस। दो सरफेस को आपस में चिपका देना, ताकि अगर ये न्यूमोथोरेक्स दोबारा हो तो हम ये दोबारा इस प्रॉब्लम में ना फंसे। क्योंकि अभी क्या है, करंटली फेफड़ा छाती के अंदर पड़ा हुआ है, कहीं चिपका हुआ नहीं है, हमें ये चिपकाना है। दोबारा बुल्ला निकालने के बाद बनने की पॉसिबिलिटी कभी कभी हो जाती है, तो उससे हमें छुटकारा पाने के लिए फ्लोरोडेसिस करना पड़ता है। ये फ्लोरोडेसिस अब मैकेनिकल फ्लोरोडेसिस हो सकता है, या फिर ये फ्लोरेक्टमी हो सकती है, या फिर ये टाल्क फ्लोरोडेसिस हो सकता है। ये हमें फ्यूचर में दोबारा ना होने का एक प्रिवेंशन हो सकता है। अब तीसरी सिचुएशन है जहां पे आपका फेफड़ा पूरा खत्म हो चुका है और वो इंसान इस बुल्ला या बुल्लस एम्फाइसिमेटस, जहां पे पूरे फेफड़े के अंदर इतने बुल्ले बन गए कि इसमें सर्जरी संभव नहीं है, उन पेशेंट्स के अंदर जिनको हम कहते हैं कि एंड स्टेज आ गया है, वहां पे इन पेशेंट्स के लिए एक ऑप्शन बनता है, वो है लंग ट्रांसप्लांट, कि ये फेफड़े दोनों बदल के और आप नया लगा लीजिएगा, ताकि ये पुराने फेफड़े की बीमारी जो है वो सारी खत्म हो जाए। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि ये सर्जरी हम किससे कराएं? आपको ये सर्जरी कराने के लिए अमूमन आज की डेट में ये थोरेसिक सर्जन इस सर्जरी को दूरबीन से करता है, जिसको हम वैट सर्जरी या की होल सर्जरी कहते हैं। एक अच्छा थोरेसिक सर्जन आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। अगर ओवरऑल आपको ऑपरेशन का पूरा सिनेरियो देखना है तो उसके लिए आपको एक अच्छे थोरेसिक सर्जन, एक अच्छे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, एक अच्छा आईसीयू और एक अच्छा वार्ड जहां पे रूटीन सर्जरी होती है, वहां पे आपको ये सर्जरी करानी है, ताकि आपका आउटकम अच्छा हो। अगर इन शॉर्ट मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने ये सर्जरी करा ली है और आपको लगे कि क्या आप इसके बाद नॉर्मल लाइफ जी पाओगे, 100% अगर आपने सही टाइम पे सही इलाज कराया है और आपका बुल्ला कंप्लीटली रिसेक्ट हो पाया है, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल तरीके से नॉर्मल काम करके जी सकते हो, बशर्ते कि आपका सही टाइम पे सही इलाज हुआ हो। थैंक यू सो मच।